Good afternoon. I'm Ghanshyam Anjani at Dr. Aprala. She has done her MD in psychiatry from Lady Harding Medical College. She has specialization in de-addiction also and mental health care also. Yes, Dr. Saab, first of all, thank you so much for sparing your valuable time. it's my डॉक्टर pleasure. साहब ये जो सबसे पहले मतलब चार पांच चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। तो आज की जनरेशन में या इवन हम लोगों की जनरेशन में सबको स्ट्रेस किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ में होता ही होता है। अगर यंगस्टर्स की बात करें तो जॉब रिलेटेड स्ट्रेस रहती है, दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रेस कई बारी हो जाती है, या बच्चों की एजुकेशन के लिए भी स्ट्रेस हो जाता है, और या फिर पेरेंट्स की हेल्थ ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो जाए। तो हाउ टू कोप अप दिस स्ट्रेस जो भी किसी टाइम में भी आता है, ताकि कंफर्टेबली इट शुड नॉट इफेक्ट ऑन योर लाइफ स्टाइल और अदर थिंग, कैसे कोप किया जाए मतलब बिल्कुल। कि सबसे पहले अगर हमें स्ट्रेस के बारे में जानना है कि वो हमें अफ़ेक्ट ना करे, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्ट्रेस। अगर मुझे स्ट्रेस की परिभाषा बतानी है तो सिंपल सी यही है कि स्ट्रेस इज़ अ मेंटल एंड फिजिकल टेंशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्पैरिटी बिटवीन अ सिचुएशन's डिमांड एंड अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप। तो मतलब कि अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये आप समझेंगे कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन या पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। राइट जो चीज़ आज मेरे लिए स्ट्रेस है, हो सकता है वो 1 साल के बाद मेरे लिए स्ट्रेस नहीं है। या जो चीज़ आज मेरे लिए स्ट्रेस है, आपके लिए वो स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि हमारी सिचुएशन की डिमांड्स अलग हैं और हम दोनों की कोपिंग एबिलिटी भी अलग-अलग है। राइट ठीक है? तो ये जो चीज़ है, अगर हमें ये अच्छे से समझ में आ गई तो हमें उससे डील करना भी आ जाएगा बहुत अच्छे से। राइट आजकल की दुनिया में बहुत मल्टीटास्किंग हो रही है, बहुत हमारे एम्बिशियस हैं हम, प्रायोरिटाइज़ेशन हमारी है कि हमें जॉब में भी अच्छा करना है, बड़ा घर भी चाहिए, एक बड़ी गाड़ी भी चाहिए, हमें अपने आस-पास के लोगों को सबको खुश भी रखना है, पैसे भी कमाने हैं। जब हम इतना सब कुछ इकट्ठे करते हैं, तो कहीं न कहीं ऑब्वियसली हमारी राइट कोपिंग कैपेबिलिटी थोड़ी-सी कहीं न कहीं कम हो सकती है। राइट है ना? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो प्रायोरिटाइज़ करें कि आपकी ज़िंदगी में 3 या 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हैं। उनको टाइम मैनेज कीजिए कि हमें इस चीज़ पे इतना ही टाइम लगाना है, और एक हमें हर चीज़ के लिए नो नो बोलना आना चाहिए कि ओके हमें अपने लिए ये चीज़ आज ज़रूरी है, लेकिन अभी अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा अभी प्रायोरिटी पे नहीं है। राइट So we have to finally understand that we should be able to say no to things. ओके तो जब जब हम ये चीज़ सीख जाएँगे तो फिर हमें स्ट्रेस भी उन चीज़ों का नहीं होगा। अपना धीरे-धीरे अपना सब चीज़ें करें, लेकिन जो करें वो बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें। एक तो ये तो पॉइंट हुआ कि भाई स्ट्रेस को कैसे अवॉइड किया जाए। यस। बट जैसे सपोज किसी को स्ट्रेस हो जाता है, हाँ जी। जैसे मतलब आप बच्चे की एजुकेशन, आप कॉलेज में एडमिशन करानी है, इंडिया में करानी है, बाहर करानी है, जो भी प्रॉब्लम, या किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गई या पेरेंट की हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, हाँ जी। तो जब स्ट्रेस आ गया तो हाउ टू कोप अप विथ, और उसमें तब उस स्टेज में क्या करना चाहिए? देखो बहुत ही बारीक लाइन है कि स्ट्रेस एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। ओके स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, स्ट्रेस नेगेटिव भी हो अच्छा सकता है और स्ट्रेस न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके उदाहरण के तौर पे मैरिज हो गया या चाइल्ड बर्थ हो गया, ये सारे पॉजिटिव स्ट्रेस हैं। राइट मतलब कि आप खुश हैं उस सिचुएशन में, लेकिन फिर भी आपको डे टू राइट डे राइट हाँ डील करने में हाँ हो यस सकता है यस कि यस दिक्कत आए। न्यूली मैरिड 2 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, खुश हैं एक-दूसरे के साथ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है अब। राइट एक-दूसरे के साथ अकोमोडेट करना है, मैनेज करनी है चीज़ें। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस। ठीक है? नेगेटिव स्ट्रेस इज़ ऑब्वियसली अगर आज मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन आ गया और मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, दैट्स अ नेगेटिव स्ट्रेस। और राइट एक न्यूट्रल स्ट्रेस है जो आप इग्नोर कर सकते हो कि ये मेरे लिए इस वक़्त बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अभी मैं इस पे गौर नहीं कर रही हूँ। मेबी आफ्टरवर्ड्स आफ्टर सम टाइम मैं देखूँगी। तो वो ओके वाली चीज़ें न्यूट्रल स्ट्रेस है जो कि हम टोटली अवॉइड कर सकते हैं। अब कैसे डील करना है ये डिपेंड करेगा कि पॉज़िटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल स्ट्रेस है। ओके ठीक है? अगर पॉज़िटिव स्ट्रेस है, इफ समबडी इज़ न्यूली मैरिड या उनका चाइल्ड बर्थ है और आपको पता है कि ये तो फेस करना ही करना है। हाँ यस इसमें यस ये तो मुझे दिस इज़ व्हाट आई वांट। हाँ राइट राइट लेकिन अब क्योंकि थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी बढ़ी है तो कैसे उसको डील करेंगे? तो उसमें वही वाली सारी चीज़ें हैं कि धीरे-धीरे हम सब चीज़ों पे गौर करें, एक्शन ओरिएंटेड बन जाएँ। रादर देन इन योर थॉट्स कैसे होगा, क्या होगा?
एक्शन ओरिएंटेड बनने से हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ईज़िली कोप अप कर पाएँगे। राइट। और यही एक बहुत बारीक लाइन है कि हम थॉट्स में उलझे हुए हैं या हम एक्शन उसको कर पा रहे हैं। अगर हम उसको एक्शन में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रेस अब हमारे लिए मॉर्बिड हो गया है, ये अब प्रॉब्लम बन गया है और अब हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। कब किस स्टेज पे प्रोफेशनल हेल्प की जाना हाँ चाहिए? जी, यही यही है। सपोज़ अगेन इसको हम उदाहरण के तौर पे ये समझ सकते हैं कि एक बच्चा है, कॉलेज में जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है? एग्ज़ाम का स्ट्रेस थोड़ा बहुत हमेशा ज़रूरी है रहेगा, ताकि हम रहेगा। अपना परफ़ॉर्मेंस अच्छा कर अच्छा कर सकें। सकें, हाँ। लेकिन अगर कोई टीनेजर इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि वो किताब ही नहीं खोल पा रहा है या उसको जो काम करना है वो काम ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम ये कहेंगे कि नहीं, अब हमें इनको हेल्प की प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरत की, है। हाँ। अब क्योंकि जो जिस चीज़ की वज़ह से स्ट्रेस हो रहा है, हम उसको ओवरकम ही नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, उसको राइट, राइट। एक्शन में ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी रियली नीड टू टेक प्रोफेशनल हेल्प। ओवरऑल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में नॉट जस्ट रिलेटेड टू स्ट्रेस, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, हम कहते हैं 4 डीज़ ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके। 4 डीज़, हुँ, जिसमें है डिस्ट्रेस, हुँ, डिसफंक्शन, डिविएंस और डेंजर। ओके, ये 4 वर्ड्स का अगर हम मोटा-मोटा ध्यान रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल है या एब्नॉर्मल कोई भी मेंटल हेल्थ ओके। कंडीशन है। डिस्ट्रेस का मतलब, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगी कि एक लेडी है, जो सफाइयाँ बहुत करना चाहती हैं, उनको अपना घर साफ पसंद है, खुद को वो बहुत लंबे-लंबे टाइम तक नहा रहे हैं, हाथ बार-बार धो रहे हैं, घर में जो भी मेहमान आ रहा है, उसके बाद वो मेहमान जाता है तो फिर वो पूरी सफाइयाँ करते सफाइयाँ हैं, कराते हैं। है ना? तो इसको ये एक वैसे क्लीनलीनेस इज़ अ नॉर्मल वर्च्यू, वी राइट। ऑल वांट कि हम साफ-सुथरे रहें, हमारे घरों में साफ साफ रहे। लेकिन ये चीज़ कब एक ओसीडी की बीमारी बन सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। क्योंकि मेरे पास ऐसे-ऐसे बहुत सारे केसेज़ आते हैं जो 30-30 साल, 40-40 साल से ओसीडी के शिकार हैं, लेकिन उनको तो लगता है कि ये तो लगता ही नहीं है। नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है। साफ-सफाई करना तो बहुत नॉर्मल बात हाँ, है। हाँ, हाँ। पर वो सिर्फ़ ही साफ-सफाई कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं पूरे दिन में। तो कैसे पता चलेगा कि ये साफ-सफाई करना नॉर्मल है या अब ये बीमारी बन गया है? तो ओके। हम वही 4 डीज़ पे ध्यान देंगे। डिस्ट्रेस, कि एक तो डिस्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, ये जो मैं कर रही हूँ, ये इतना ज़्यादा अब हो गया साफ, मेरे हाथ धुल चुके हैं, 2 मिनट से मैं अपना हाथ पानी के नीचे रखा, साफ किया, साबुन लगाया, लेकिन अभी भी मुझे घबराहट हो रही है कि मेरे हाथ साफ नहीं है, शायद एक बार और कर लेना चाहिए। और उनको ये खुद भी पता है कि ये गलत है, मेरे हाथ साफ हो चुके हैं। और आस-पास के लोग बता रहे हैं आपको कि आपके हाथ धुल चुके हैं, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। तो जो डिस्ट्रेस है ओके। कि मुझे पता है कि ये ठीक काम हो चुका है, पर फिर भी मुझे उस चीज़ को लेके विश्वास नहीं हो पा रहा है। राइट। That thought is not in my control and I'm distressed because of it. ओके। This is a sign that now this has become abnormal. सेकंड इज़ डिसफंक्शन। एक एवरेज हाउसवाइफ का क्या काम है कि वो अपना घर साफ करके खाना भी बनाएँ, बच्चों का ध्यान रखें, अपना जो घर के रोज़मर्रा के काम है वो पूरे कर सकें। लेकिन अगर किसी हाउसवाइफ को सिर्फ़ सफाई में ही पूरा दिन लग गया, ना वो खाना बना पाए, ना वो बच्चों को पढ़ा पाए, ना वो अटेंड कर पाए अपने घर में गेस्ट्स को, हस्बैंड को, ये डिसफंक्शन है उनके लिए। ओके। या अगर हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो वो इतना हाथ धो रहे हैं कि वो अपना स्कूल ही मिस कर दिया उन्होंने, कॉलेज ही नहीं जा पाए या अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डिसफंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल्स राइट। performance in society or the role in the society or in their household, if they are not able to fulfill that role, then it becomes a dysfunction. तो फिर अब हमें समझ में आएगा कि अगर उनका खाना ही नहीं हो रहा है, उनका पानी राइट। पीना ही नहीं हो रहा है, वो सो ही नहीं पा रहे हैं रात को, तो उनका डिसफंक्शन है। तो ओके। अब हम ये डिसऑर्डर बट बन ये चुका है। परसेंटेज तो काफ़ी कम होगी इस टाइप के। नहीं, नहीं, ये ऐसे अच्छा। आपको, हाँ, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर्स कितने कॉमन हैं। अच्छा। ठीक है? तो अभी के लिए जैसे हमने बताया डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डिविएंस या डेंजर। डेंजर में कि अगर मुझे गलत थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ़? या कई लोगों को ये वहम हो जाता है कि कोई दूसरा इंसान उनके खिलाफ है ओके। और वो उनको मतलब सुसाइडल या होमिसाइडल टेंडेंसीज़ बोलते हैं कि उनको दूसरे को भी हार्म करने का मन कर रहा है या थॉट्स आ रहे हैं। बट दैट कम्स अंडर मेंटल हेल्थ के अंदर Yes, बेसिकली। yes, mental disorders के अंदर, तो that ओके। also becomes a problem where you should seek professional help. ओके। And fourth is deviance. Deviance मतलब anything normalcy से जो आपको हटके लग रहा है, वो deviance हो गया, तो वो उसमें आप फिर mental health disorders हो गया है and that then you need a mental health professional. So stress में भी मोटा-मोटा यही समझे कि स्ट्रेस को प्रोफेशनल हेल्प कब चाहिए? जब
या तो डिस्ट्रेस है, या डिसफंक्शन है, या डेंजर है, या डिवियंस है। और एक डॉक्टर साहब जो नॉर्मली एज के साथ लोगों को होता है या किसी यंग एज में भी होता है, रादर एंजाइटी के बारे में जो बात करते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं हाँ कि जी। हमारे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, या बीमार हाँ। हो जाएंगे, ये मतलब इमेजिनरी जिसके बारे में भी हम सोचने लगते हैं कि प्रॉब्लम थॉट्स। आती है, या एंजाइटी जब बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी होती है। तो उसका हाउ टू, उसके बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं एंजाइटी के, और हाउ इट अफेक्ट्स हेल्थ ऑफ ए इंडिविजुअल, और हाउ टू कोप अप विद दैट? ओके, तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन। अभी हमने बात करी कि बहुत कॉमन है। 1 in every 20 इंडिविजुअल, 1 in every 5 इंडिविजुअल्स, Okay. मतलब 20% प्रेवलेंस है उसका। अच्छा। तो अगर एक परिवार है 5 लोगों का, तो कहीं उसमें एक जने को लाइफ होगा। टाइम, हाँ, लाइफ टाइम में कम से कम एक इंसान को एंजाइटी का कोई Right. बीच में एपिसोड आ सकता है। हम्म। And it is not just for anxiety, for all kinds of mental disorder. Even depression and anxiety, they are two very common mental health disorders. And the prevalence is 20%. 1 in every 5 individuals can have it. Okay. और इसके कॉमन लक्षण क्या है, कॉमन सिम्टम्स क्या है, कि आपको बार बार थॉट्स आना जो कि आपको रियलिस्टिक मतलब नहीं है, कि अच्छा मैं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ को लेके कंसर्न्स हो सकते हैं, फ्यूचर को लेके कंसर्न्स हो सकते हैं, आपको जो लव्ड वंस हैं उनके लिए थॉट्स आ सकते हैं। एक लेडी आती थी मेरे पास जो बोलती थी, डॉक्टर साहब मुझे हर वक्त घबराहट होती है कि मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट हो जाएगा, उनकी अच्छा। उनकी जान चली जाएगी। ये थॉट उनको बार बार परेशान करता था। द मोमेंट हस्बैंड वुड लीव द हाउस, शी वुड कॉन्स्टेंटली कीप कॉलिंग हिम। आप ऑफिस पहुंच गए, अब आप ऑफिस में ठीक हो, अब वो क्लाइंट मीटिंग पे जा रहे हैं, आप वहां पहुंच गए, आप वहां ठीक हो, फिर वो घर के लिए, अब आप घर के लिए चल पड़े हो, फिर घर पहुंचते ही फिर चेक करेंगी। सो repetitive checking on the husband. नेगेटिव थॉट्स रहते हैं हाँ सारे जी। उसमें। So any kind of thought, fear, impulse which is repetitive in nature, और आपको वो बार बार बॉदर कर रहा है, बार बार बॉदर कर रहा है, वो एक एंजाइटी का लक्षण हो सकता है। दिल बहुत ज्यादा धड़कना, पैल्पिटेशंस जिन्हें बोल सकते हैं, वो एक एंजाइटी का लक्षण हो सकता है। हाथ कांपना, जबान लड़खड़ाना, बहुत ज्यादा पसीना आना, आपको रेस्ट करने में प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टेंटली यू आर रेस्टलेस एंड फिजिटी, आप रूम में ऊपर नीचे चल रहे हो, आप घबरा रहे हो, आपको एक फियर है कि कुछ गलत हो जाएगा, पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या गलत होने वाला है, फियर ऑफ अननोन। इसको एंजाइटी को कैसे कोप करना चाहिए, कोप करना चाहिए? इनको देखिए जी, वही है कि हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स टोटली बिलीव दिस दैट इट इज अ इलनेस, तो ये आपके अंदर कंट्रोल में नहीं है ये चीजें। तो कई लोग बोलते हैं कि आप खुश होना चाहोगे तो आप हो जाओगे, आप इस चीज के बारे में मत सोचो तो आप नहीं, वो थॉट परेशान करेगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज एंजाइटी की प्रॉब्लम ही ऐसी है कि आपको कंट्रोल, आपके अंदर वो छूट चुका है। राइट। तो उस कंट्रोल को वापस लाने के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप दवाई शुरू कर सकते हैं, या आप थेरेपी शुरू कर सकते हैं, टॉक थेरेपी शुरू कर सकते हैं। दोनों ही सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं। मेडिसिन का तो समझ में आता है, हाँ टॉक जी। थेरेपी से क्या होगा? टॉक थेरेपी से हम उनको कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स बता सकते हैं, उनको कुछ कॉग्निटिव टेक्निक्स बता सकते हैं, जिससे कि हम उस पे काम कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड हमारा यही है कि कंबाइंड थेरेपी हैज द मोस्ट बेनिफिट, मोस्ट एविडेंस टू इम्प्रूव द एंजाइटी प्रॉब्लम्स। मतलब आप दवाई भी खाएं और आप थेरेपी भी करें, अगर दोनों कंबाइंड करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो और स्पेशली यंगर इंडिविजुअल्स के केस में हम कहते हैं ब्रेन इज स्टिल प्लास्टिक, यू कैन मोल्ड इट, यू कैन अनलर्न अ फ्यू थिंग्स एंड यू कैन रीलर्न। तो जो आपके बिहेवियरल पैटर्न्स बन गए हैं, आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स बन गए हैं, आप वो ब्रेक कर सकते हैं और आप उनको फिर से सीख सकते हैं दोबारा। तो यंगर इंडिविजुअल्स लेस देन 35 years of age, लेस देन 40 years of age, वी से थेरेपी इज वेरी इफेक्टिव। तो वी से कि आप दोनों कीजिए। तो वो हर बारी उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या घर पे भी कर सकते हैं, और मतलब? नहीं, देखिए जी, इसमें तो थेरेपिस्ट जो होते हैं हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तो इसमें साइकियाट्रिस्ट से आप दवाइयाँ ले सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आप थेरेपी ले सकते हैं, और वो कंबाइंड अप्रोच दे से इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। अगर माइल्डर केसेस हैं तो सिर्फ थेरेपी से भी काम चल जाता है, और अगर बहुत सिवियर केसेस हैं तो हम कहते हैं पहले दवाई ले लीजिए, बीमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो फिर आप थेरेपी भी शुरू कर सकते हैं। So this is how we treat anxiety problems. And one last thing is that anxiety runs in the family. Okay. These are genetic problems. अच्छा, जेनेटिक है। हाँ जी। So हमें ज्यादातर लगता है कि सिचुएशनल है, कॉन्टेक्चुअल है,
कि इसमें एक मतलब कोई किसी के साथ कुछ बुरी घटना घटी तो उनको एंग्जायटी हो गई, वो भी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉन्टेक्सचुअल नहीं है, सिचुएशनल नहीं है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जेनेटिक भी होता है। अच्छा। जैसे डायबिटीज़ फैमिलीज़ में चलती हैं, कैंसर्स फैमिली में चलते हैं, वैसे हुँ। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी फैमिलीज़ में चलते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ओह! सो वी हैव टू बी वेरी, वेरी वेरी केयरफुल। केयरफुल। एंग्ज़ायटी डज़ इट लीड्स टू डिप्रेशन? लाइक कई मैंने देखा है, जैसे इवन हम कपिल शर्मा शो देखते हैं, हाँ जी, उसके अंदर ही सेड कि उसको भी डिप्रेशन में चला गया था। हाँ जी, बादशाह का आता है, वो इंडियन आइडल में देखते हैं, तो उसका भी कहता है ही हैज़ बीन इनटू डिप्रेशन। हाँ जी। तो जो लोगों को हँसाते हैं वो खुद डिप्रेशन में गए हैं। हाँ, तो क्या बेसिकली इसके क्या डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं, एंड हाउ individual can come out of it, or यस, family can support them to come out of it? तो यस। क्या डिप्रेशन का कैसे है? डिप्रेशन भी एक अलग बीमारी है जी, हम्म। एंग्ज़ायटी अलग बीमारी है, डिप्रेशन अलग बीमारी है, कई-कई बार दोनों इकट्ठे भी होते हैं, ओके। कई-कई लोगों में। अच्छा। कोमॉर्बिडली हमने देखा है कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी इकट्ठे भी हो सकते हैं, कई लोगों को सिर्फ़ एंग्ज़ायटी हो सकती है, किसी को सिर्फ़ डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं? उदासीपन होना, हम्म। नींद ना आना, भूख अच्छे से ना लगना या बहुत ज़्यादा नींद आना और बहुत ज़्यादा भूख लगना भी एक सिम्पटम हो सकता है। चीज़ों में दिलचस्पी ना रहना, पहले जैसे लोग बोलते थे डॉक्टर साहब मैं बहुत क्रिकेट देखता था या मैं दोस्तों के साथ घूमना-फिरना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता। तो हम्म। जो चीज़ों में पहले आपको दिलचस्पी थी, अब आपको वो दिलचस्पी नहीं रही है और शरीर में ताकत कम लगना, फिज़िकल अच्छा। स्ट्रेंथ आपको कम लगना। तो 3 मेजर सिम्पटम्स होते हैं कि उदासीपन, शरीर में कम ताकत लगना और चीज़ों में दिलचस्पी ना रहना। अब एक ये सॉरी, मेजर सिम्पटम्स हाँ, हैं जैसे आपने बोला उदासी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन? सो देखो उदासीपन तो एक नॉर्मल फीलिंग है ह्यूमन बीइंग्स की। जैसे हम खुश होते हैं, हम उदास भी रहते हैं राइट। और हम गुस्सा भी आता है। तो ये तो सारे नॉर्मल फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं। उदासीपन भी बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन। अगर हम उदास नहीं होंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएँगे। राइट। हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएँगे। हम अपने एक पॉज़ नहीं ले पाएँगे लाइफ़ में और हम ये ठीक नहीं बात सोच है। पाएँगे कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है जब ना? तक नेगेटिव नहीं देखेंगे तो तो पॉजिटिव की पॉज़िटिव की खुशी भी कितनी है। बिल्कुल, हाँ। तो वो तो नॉर्मल है, बट जब उदासीपन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, तब एक दिक्कत है क्योंकि डिप्रेशन तो एक बीमारी है जी बीमारी है। और उसको ट्रीटमेंट हमें करना है ज़रूरी। तो उदासीपन नॉर्मल है, लेकिन डिप्रेशन नॉर्मल नहीं है। नहीं है। उदासीपन सिर्फ़ मूड आपका लो होना है, लेकिन डिप्रेशन में आपकी नींद, आपका भूख कम हो रही है, आपको चीज़ों में दिलचस्पी छूट रही है और आप उस चीज़ को लेके कुछ कर नहीं पा रहे हो। कर नहीं पा रहे, राइट। जैसे कि अगेन अगर एक 17-18 साल का बच्चा है जो कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, ठीक है? तो एक उदासीपन होगी ऑब्वियसली क्योंकि आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हो, आप उदास हो। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ ही नहीं पा रहे हो और आप उसको पास नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश तो फिर वो मेबी इट हैज़ टर्न्ड इंटू डिप्रेशन नाउ डिप्रेशन। क्योंकि उदासीपन में आप हमेशा उस चीज़ को एक्शन ओरिएंटेड बना के उस अपनी सिचुएशन को चेंज कर पाओगे। लेकिन आप डिप्रेशन में वो चीज़ें नहीं कर पाओगे, तो वो नॉर्मल नहीं है और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है कि डिप्रेशन में इंसान ये फ़ील करता है कि मुझे ज़िंदगी मतलब मैं ज़िंदा क्यों हूँ? व्हाट इज़ द पॉइंट इन लिविंग? व्हाट इज़ आई डोंट फ़ील लाइक एक्जिस्टिंग एनीमोर। वो जो सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आ रहे हैं या जो आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, दैट इज़ समटाइम्स द डील ब्रेकर तो लाइक उस टाइम में फैमिली का क्या सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, फैमिली को मतलब? तो देखो जी एक तो जेंटली बहुत ही एम्पैथेटिकली आपको पेशेंट के साथ बात करनी है जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो अटेंशन लेना चाह रहे हैं या ये जान के ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जनरली डिप्रेशन भी एक बिल्कुल जायज़ बीमारी है जिसका इलाज करवाना है। राइट। तो सबसे चीज़ जो ज़रूरी है सबसे पहले आप उनको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाएँ, या तो आप ओके। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं या आप साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा सकते हैं। पहला स्टेप हमेशा वो ये है कि आप इवैल्यूएशन कराएँ, कि ये देखें कि डिप्रेशन माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है ना? और जब भी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो हम उनको बोलते हैं 3 पिलर्स हैं जो कि करने हैं। एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि साइकियाट्रिस्ट दवाइयाँ दे के करेंगे, एक थेरेपी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट टॉक थेरेपी से करेंगे और एक लाइफ़स्टाइल चेंजेस। है ओके। ना? कि हम अच्छा खाना खाएँ, हम फिज़िकल वर्कआउट करें हर रोज़, कुछ 30 से 40 मिनट का। हम अच्छे से हमारा सोने का टाइम निश्चित करें, उठने का टाइम निश्चित करें, जंक फूड ना खाएँ। ये सारी चीज़ें लाइफ़स्टाइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट राइट, राइट। क्योंकि ऐसे आजकल हैं कई कई लोग पूरी रात जग रहे हैं, पूरा दिन सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है।
या बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, तो ये हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं है नहीं। एंड इट इज़ अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर डिप्रेशन टू डेवलप, क्योंकि आपके ब्रेन के सारे केमिकल्स तो फिर ऑब्वियसली इम्बैलेंस में चले जाएँगे, राइट, राइट, है ना? राइट, हाँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ जानने की है कि जी डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया या कोई भी मेंटल इलनेस हो गई, सबके सब क्यों हो रहे हैं? अगर मैं आपसे सिर्फ़ इतना सा बता दूँ कि ये इसलिए हो रहे हैं कि ब्रेन में केमिकल्स का इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस, तो ओके। वो इम्बैलेंस को हम बैलेंस कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम उसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दवाइयाँ तो ज़रूरी हैं, राइट, राइट। तभी हम वो बैलेंस को रिस्टोर कर ठीक पाएँगे। बात है। एक डॉक्टर साहब आपकी स्पेशलाइज़ेशन है डी एडिक्शन पे। हाँ तो जी। नॉर्मली कई आते हैं शराब मुक्त कराओ, हाँ, ड्रिंक्स की किसी को आदत है, स्मोकिंग की आदत है या हाँ जी, कुछ और गुटखा खाते हैं लोग, हाँ जी, छूटती नहीं है। सबको पता है गुटखा की इतनी एडवर्टाइज़मेंट आती है, आप कैंसर हो नुकसानदायक है, सकता है, ये है, वो सब कुछ है, फिर भी लोग कर नहीं रहे हैं। छोड़ पाते हैं। सिगरेट हुँ। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, उसके बाद भी हुँ, सिगरेट तो हुँ, पी रहे हैं हुँ, लोग। हुँ। तो डी एडिक्शन में आपकी हाँ स्पेशलाइजेशन है, तो जी, हाउ यू सजेस्ट कि कब वो एडिक्शन से डी एडिक्शन, मतलब वो उनको एडिक्ट हो गए हाँ जी। और कैसे टू कम आउट ऑफ दिस, कि इसमें भी किस तरह आपको छोड़ा जा समझना सकता पड़ेगा है? कि जो एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है ना जी, वो 2 2 चीज़ें हैं। एक तो एनवायरनमेंट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और एक जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ओके। क्योंकि एडिक्शन भी फैमिलीज़ में रन करती है। अच्छा। अगर किसी के फादर या ग्रैंडफ़ादर या ऐसे बड़े लोग, अगर किसी को एडिक्शन रही है किसी तरीके की भी, तो वो बच्चों में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ओके। एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही करता है। क्योंकि आपको एक्सेस है या नहीं है, आपने पहली बार कब अल्कोहल ट्राई किया, आपने कब पहली बार स्मोकिंग ट्राई किया, आपकी कंपनी कैसी थी? क्या आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच में ही रहते थे जो कि हमेशा ही अल्कोहल ले रहे हैं या हमेशा ही स्मोक कर रहे हैं? तो आपको बहुत नॉर्मलाइज़ हो गया ना आपके लिए कि ये हाँ, तो राइट। नॉर्मल सी चीज़ है, कर लेंगे, अब सब लोग कर रहे हैं, घर में बड़े लोग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो दोस्त लोग कर रहे हैं, तो हर जगह ही एक्सेस है उनके लिए राइट, तो। राइट, राइट। राइट, सो एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक बोथ ऑफ देम प्ले अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एडिक्शंस। बट कई लोग ऐसे हैं, अगेन इट विल डिपेंड, अगर 3 दोस्त इकट्ठे एक बार में बैठे हैं, एक ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसको अल्कोहल लेने के बाद बहुत हाई फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ही इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप एन एडिक्शन टुवर्ड्स इट। एक ओके। ऐसा इंसान है जिसको पीते ही बहुत तेज़ सर में दर्द हुआ और उसको वॉमिटिंग्स आने लगी और उसको लगा कि भई ये तो क्या पी लिया, मुझे तो बेकार चीज़ है। बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं लगी। उनको वो एवर्जन हो जाएगी और वो कभी दोबारा अल्कोहल को हाथ नहीं राइट, लगाएँगे। राइट, और राइट। एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कह रहा है कि यार क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं फ़ील हुआ, ना अच्छा फ़ील हुआ, ना बुरा फ़ील हुआ, अल्कोहल क्यों पीते हैं लोग, है ना? मुझे तो कुछ भी नहीं, ना अच्छा लगा, ना बुरा लगा। अब ऐसे 3 लड़के थे, तीनों एक ही उम्र के थे, तीनों एक ही जगह से बिलॉन्ग करते थे, फिर भी इतना डिफरेंट रिएक्शन क्यों हुआ? आप खुद सोचो, क्योंकि उनके जेनेटिक्स बहुत अलग थे। राइट। उनके ब्रेन में जब अल्कोहल पहुँचा, तो कितना डोपामाइन रिलीज़ हुआ, किसी का डोपामाइन रिलीज़ ही नहीं हुआ, राइट। तो वो डिपेंड करेगा कि किसको कैसा फ़ील हुआ है। तो वो जेनेटिक्स पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा ओके। है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे-जैसे जितना ज़्यादा हम जो लोग जैसे फर्स्ट कैटेगरी के थे जिनको बहुत डोपामाइन रिलीज़ हो, बहुत हाई फ़ील किया जिन्होंने, वो बहुत लाइक्लीहुड है कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होने लगेंगे। वो दूसरी बार पिएँगे और अच्छा लगेगा, तीसरी बार पिएँगे और बहुत अच्छा लगेगा। तो वो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसपे एडिक्शन हो जाएगी। जिनको जैसे एडिक्शन हो गई सपोज़ हाँ किसी को, जी। उसको डी एडिक्शन कैसे करेंगे? मतलब उसकी कैसे उसमें छुड़ाएँगे? उसमें देखो आपको बहुत पेशेंट को या इंसान को खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रखनी पड़ेगी कि मुझे छोड़ना है। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो खुद नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि राइट। डॉक्टर साहब इनकी छुड़वा दीजिए आप। तो मैं कहती हूँ देखो, मैं कोशिश कर सकती हूँ एज़ अ डॉक्टर, मैं समझ रही हूँ कि आप भी दुखी हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं वो ले रहे हैं। लेकिन ये उसी वक़्त छूटती है जब इंसान खुद चाहे कि मुझे खुद चाहे। छोड़ना है। हम दवाइयाँ भी दें, हम थेरेपी भी करें उनकी, पॉसिबल है, इलाज पूरा पॉसिबल है। लेकिन उसमें उस इंसान की मोटिवेशन बहुत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक वो पूरा अपना मन ना बनाए तो वो छुड़वानी बाकियों बड़ी के कहने मुश्किल से है। इतना नहीं होगा। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सिर्फ़ अल्कोहल, स्मोकिंग और ये साइकोएक्टिव ड्रग्स की नहीं एडिक्शन होती, बिहेवियरल एडिक्शंस भी होती हैं। ओके। जैसे इंटरनेट एडिक्शन है,
गेमिंग एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी एडिक्शन है, या सेक्स एडिक्शन है, या गैम्बलिंग की एडिक्शन है। तो बिहेवियरल एडिक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें एक इंसान एक ही बिहेवियर बार बार करना चाहता है। जो लोग ऑनलाइन पोकर खेलते हैं, गैम्बलिंग और ये सब, तो उसमें वो पैसे लूज करे जा रहे हैं, उनका नुकसान हो ही जा रहा है, पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सोचते हैं अगली बार जीत जाएंगे, अगली बार जीत जाएंगे, अगली बार और ज्यादा पैसा मिलेगा, बट वो लूज करते जा रहे हैं। मेन तो यही हुआ कि अगर खुद इंसान चाहे तो वो छूट सकता है। सकता है। और उसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जो हमारा को ब्रेन का हमारा पूरा सर्किट जो मॉड्यूलेट हो चुका है, जिसको हम रिवॉर्ड पाथवे बोलते हैं, उसको वापस से ठीक करने में हमें दवाइयों की बहुत ज़रूरत है, हमें थेरेपी की बहुत ज़रूरत है, और हमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत है, कि घर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके उनको ह्यूमिलिएट ना किया जाए, या उनको इंसल्टेड फील ना हो कि तुम कैसे हो, तुम ये नहीं छोड़ पा रहे हो। इस तरीके की जब बातें घर में बार-बार होती है, तो वो तो इंसान का हैंडल विद केयर वाली बात हो गई। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत जेंटली, बहुत प्यार से और बहुत आराम से आप उनके, मतलब फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए। एक डॉक्टर साहब लास्ट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर भी काफी आपकी स्पेशलाइजेशन है, आपका टीचिंग का भी उसमें रहा है, तो जिन लोगों को एक्चुअल में मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो एक फैमिली के लिए टू कम आउट ऑफ दैट स्टिग्मा एंड सोसाइटी के लिए, तो क्या सोसाइटी को और इंडिविजुअल फैमिली को करना चाहिए, तो पर्सन शुड कम आउट ऑफ इट, या उसकी मेडिकेशन, या ताकि वो ही शुड नॉट हार्म ही और शी शुड नॉट हार्म द पीपल इन द सोसाइटी, उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या कहना चाहिए? देखो जी, अभी हम इंडिया में ना वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि यहाँ पे इतना स्टिग्मा है, लोग जल्दी से मानना नहीं चाहते हैं कि उनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अभी बहुत टाइम लगेगा, एंड इट इज नॉट जस्ट अ रोल ऑफ families, but I think policy makers have to do it. We are all stakeholders in it. Community की awareness होनी चाहिए, policy making ऐसी होनी चाहिए कि इंसान घबराए ना। अभी हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही है मेंटल प्रॉब्लम्स को, तो अगर कोई एडमिट होता है मेंटल हेल्थ की वजह से, उसको इंश्योरेंस कवर ही नहीं मिल रहा है। अभी धीरे-धीरे हम देख रहे हैं, हो रहा है, बट इट इज़ नॉट एट द सेम वे जैसे हम एक किसी को कैंसर हुआ, उसका कवर हो रहा है, या किसी को हार्ट अटैक आया, या किसी को फ्रैक्चर हो गया, उनकी जैसे इंश्योरेंस कवरेज हो रही है, वैसे मेंटल हेल्थ की कवरेज तो नहीं है उतनी अच्छी। तो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ पीपल आर इक्वली इन्वॉल्व्ड इन दिस। एज़ फार एज़ फैमिलीज़ आर कंसर्न्ड, सबसे पहले तो समझें कि ये बीमारी है। जब तक हम उसको बीमारी नहीं समझेंगे, तब तक हम उसका इलाज ही नहीं करवाना चाहेंगे, है ना? अगर आपको कैंसर हो गया, आप कितना ही सोचो, नहीं, नहीं, आज तो मैं बहुत हिम्मत करूँगा, अच्छा खाना खाऊँगा, एक्सरसाइज़ करके काम पे चला जाऊँगा। भाई कैंसर है तो आप नहीं कर सकते ना, कैंसर की बीमारी है, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी कैंसर को ट्रीट करने के लिए। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी बीमारियाँ हैं, और इनको ठीक करने के लिए दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी, इलाज तो कराना पड़ेगा, थेरेपी तो लेनी पड़ेगी। तो अगर आपने ये मॉडल नहीं समझा कि ये बीमारी है, और इसको इलनेस मॉडल जब तक हम नहीं समझेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का, तब तक हम उनसे जीत नहीं सकते हैं। तो फैमिलीज़ को सबसे पहले ये समझना है कि हमारे घर में अगर कोई बीमार है, तो उसको, मतलब उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है, तो वो बीमार है। वो बीमारी की तरह समझो। दूसरी चीज़, जहाँ पे बीमारी आ गई, तो फिर डॉक्टर का रोल समझ में आएगा कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाओ। फिर थेरेपी का रोल समझ में आएगा कि थेरेपिस्ट से बात करवाओ। फिर लाइफ़स्टाइल चेंजेस का रोल समझ में आएगा कि अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज़ करनी है, साथ-साथ हमें अपने जो मल्टीटास्किंग है, या जो हमें कहाँ नो बोलना है, वो सारी चीज़ें पैरेलली चलेंगी साथ-साथ, है ना? तो वो जब तक हम फैमिलीज़ नहीं समझेंगी, तब तक हम मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा ऐसे केस में सबसे पहले तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर कोई ट्रीटमेंट करना है, तो साइकोलॉजिस्ट से भी कर सकते हैं, और मेडिसिन्स वगैरह कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बस लास्ट आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम ये बात करें कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं और फैमिलीज़ क्या कर सकती हैं, एक क्वेश्चन बार-बार ये पूछा जाता है कि हमारे घर में कोई बीमार है, मतलब डिप्रेस्ड है, लेकिन दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो हम क्या करें? फैमिली मेंबर्स हमसे ये पूछते हैं। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि देखो, हर किसी का अपना टाइम है ना? हम बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का इलाज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम खुद इन्फॉर्मेशन
गैदर कर सकते हैं, हम किताब पढ़ सकते हैं, हम पॉडकास्ट सुन सकते हैं, हम इस तरीके के अवेयरनेस के वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमें ये पता चले कि अगर घर में कोई बीमार है और वो नहीं ट्रीटमेंट के लिए जाना चाह रहे, तो हम कैसे उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि राइट। भाई ये मेंटल प्रॉब्लम है और इसका इलाज पॉसिबल है। तो उसको पेशेंट को हाँ, करना थोड़ा पड़ेगा। कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उनको राइट, धीरे-धीरे राइट। करके बताना पड़ेगा। और फिर एक लॉ है हमारे यहाँ जिसको हम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बोलते हैं, एमएचसीए, जिसमें फैमिली ओवरराइड कर सकती है। अगर आपको लग रहा है कि अब वो घर का इंसान मेरा फैमिली मेंबर अपना नुकसान कर रहा है, किसी ने सुसाइड करने की कोशिश करी या किसी ने दूसरे को हार्म करने की कोशिश की, तो मैं पुलिस की सहायता से उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाके उसकी ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट द पेशेंट्स कंसेंट। ओके, तो फैमिली वाले कर सकते हैं, फैमिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुलिस। पुलिस ऑफिशियल्स। तो ये भी एक चीज़ है, जब कभी-कभी ऐसा हो रहा होता है कि घर में बहुत ज़्यादा नुकसान है, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है ना? ये तो अब नॉर्मल है कि हर रोज़ इतनी लड़ाइयाँ झगड़े। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि आप पुलिस की हेल्प लीजिए, आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए, सरकारी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करा लीजिए, प्राइवेट में, दैट इज़ अप टू यू। इसमें पड़ोसी भी, सोसाइटी भी कुछ कर सकती है? देखो, इसमें आपको हर जगह पेपर वर्क करना होता है, साइन ओके, करना होता है, तो उसमें यही है सोसाइटी कि के लोग फैमिली, करेंगे नहीं, हाँ, हाँ, फैमिली वो वाले करेंगे तो हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। राइट, राइट, तो राइट, आप इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ही उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं क्योंकि इट इज़ कमिंग अंडर अ लीगल फ्रेमवर्क एंड वी हैव टू फॉलो व्हाट द लॉ सेज। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। होप थैंक यू। एवरीवन गेट्स बेनिफिट फ्रॉम दैट। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल नमस्कार। टाइम। थैंक यू।